हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमय और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं असेसमेंट चैप्टर का रिवीजन। असेसमेंट चैप्टर से आप लोग काफी आसान चैप्टर है, पर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है और अगर एग्जाम में आता है तो ये फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स देके जाएगा, बिकॉज बहुत आसान कॉन्सेप्ट है असेसमेंट का। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं असेसमेंट का चैप्टर। असेसमेंट का मतलब क्या होता है सर? असेसमेंट का मतलब होता है टैक्स लाइबिलिटी को डिटरमाइन करना। असेसमेंट का क्या मतलब होता है? टैक्स लाइबिलिटी को डिटरमाइन करना कि कितना टैक्स टैक्स लाइबिलिटी हो रहा है। टैक्स लाइबिलिटी किसी आदमी, किसी रजिस्टर्ड पर्सन या अनरजिस्टर्ड पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन का ही तो डिटरमाइन किया जाएगा, उसी को असेसमेंट बोलते हैं। असेसमेंट का मतलब होता है क्या क्या मतलब हुआ? डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी को डिटरमाइन करना। अब असेसमेंट का सर बहुत सारा टाइप है। असेसमेंट का सर बहुत सारा टाइप जीएसटी में दिया हुआ है। 6 तरह का असेसमेंट दिया हुआ है जीएसटी में। पहला ऐसा सेल्फ असेसमेंट, जब हम लोग खुद से सेल्फ का मतलब क्या होता है? सेल्फ का मतलब होता है खुद से असेस कर लिए। तो टैक्स में सर इंडियन गवर्नमेंट ने काफी भरोसा जताया है, दिखाया है टैक्स पेयर्स के ऊपर, और उन्हें मैक्सिमम हर 100% केसेस में सेल्फ असेसमेंट का प्रोविजन है कि आप खुद से अपना लाइबिलिटी असेस करिए और जो भी टैक्स बनता है दे दीजिए। उसी तरह प्रोविजनल असेसमेंट है। प्रोविजनल, कोई भी चीज फाइनल नहीं है तब तक वो प्रोविजनल है। स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स भी एक असेसमेंट है। असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स, जो आदमी अपना रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं उनका असेसमेंट, फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन का असेसमेंट, फिर समरी असेसमेंट। तो इस तरह का 6 तरीका का असेसमेंट दिया हुआ है। 6 तरीका का अलग अलग केस के हिसाब से कि टैक्स लाइबिलिटी डिटरमाइन करने का ये 6 तरीका का असेसमेंट का प्रोसीजर है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं, काफी आसान है। सेल्फ असेसमेंट, सबसे पहले हम खुद से अपना लाइबिलिटी असेस करेंगे। सर हम एक रजिस्टर्ड पर्सन है, हम जब अपना हर महीने का 3B या हर क्वार्टर का 3B या जब भी अपना कॉम्पोजिशन टैक्स पे अपना CMP 8 फाइल करते हैं या GSTR 4 फाइल करते हैं, तो सब लोग खुद से सर अपना लाइबिलिटी असेस करते हैं। सिमिलरली इनकम टैक्स में भी हम लोग खुद से अपना इनकम के बेसिस पे टैक्स असेस करके दे देते हैं। तो इनकम असेस करके उस पे टैक्स जो बनता है वो दे देते हैं। कोई अथॉरिटी हमारे पास पहले नहीं आती है कि आओ हमारे पास आओ, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, अब मैं इसको सारे को वेरीफाई करूंगा फिर आपका टैक्स कैलकुलेट करेगा, वैसे नहीं होता है। हम अपने हिसाब से सर अपना टैक्स जो लॉ को फॉलो करते हुए जो निकलता है वो हम लोग दे देते हैं। तो वही सेल्फ असेसमेंट है सर, हम लोग खुद से असेस करते हैं। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन सेल्फ असेस। बोला गया है कि हर रजिस्टर्ड पर्सन सेल्फ असेस करेंगे कि उनका कितना टैक्स पेबल बन रहा है, कितना टैक्स उनको देना है, एंड फर्निश अ रिटर्न फॉर एच टैक्स पीरियड। तो मंथली अगर आपको GSTR 3 भी सबमिट करने के लिए आप लायबल है तो मंथली करिए, क्वार्टरली करिए, जैसे भी है। सेक्शन 39 में जैसे भी आपको स्पेसिफाई किया हुआ है वैसे आप सेल्फ असेस करके आप टैक्स जो आपका बनता है वो दे दीजिए। जीरो बनता है तो जीरो दे दीजिए, वो भी आपका टैक्स पेबल असेस किया आपने कि मेरा टैक्स पेबल इस बार जीरो है, तो जीरो टैक्स पेबल के बेसिस पे आपने रिटर्न भर दिया। तो वही था सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट 100% लोग करते हैं, जो भी अपना रिटर्न डाल रहे हैं सब सेल्फ असेस करके ही डाल रहे हैं। उसके बाद आता है प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट क्या होता है सर? मान लीजिए मैं कोई सप्लाई करना चाह रहा हूँ, प्रोविजनल असेसमेंट, मैं प्रोविजनल असेसमेंट करवा रहा हूँ खुद से इस बार एज अ रजिस्टर्ड पर्सन। मुझे कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करना था और उसका नाम, या तो मेरा वैल्यू नहीं डिटरमाइन कर पा रहे हैं उस गुड्स या सर्विस का, या तो उस पे टैक्स का जो रेट लगेगा वो डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो कौन सा दो चीज डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है? या तो उसका वैल्यू क्या होगा, वैल्यू कहां से रिलेटेड होगा सर? वैल्यू ऑफ सप्लाई से रिलेटेड होगा, या उस पे क्या टैक्स रेट अप्लाई होगा, बिकॉज वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ टैक्स, हम लोग जानते हैं। तो या तो दोनों में से कुछ भी नहीं है, तब तो टैक्स का अमाउंट निकल ही नहीं सकता है। या तो दोनों में से कुछ एक नहीं है तो भी नहीं निकल सकता है। वैल्यू अगर नहीं पता है, टैक्स का रेट 18% पता है, तो अमाउंट ऑफ टैक्स क्या होगा, नहीं पता है। सिमिलरली वैल्यू पता है, टैक्स का रेट नहीं पता है, तो ये नहीं पता है। तो दोनों चीज हमें चाहिए निकालने के लिए कि टैक्स कितना होगा। तो अगर दोनों में से कुछ भी नहीं पता है तो हमें ये चाहिए निकालने के लिए, तो टैक्स निकल ही नहीं पाएगा, तो हम लोग अपना सेल्फ असेसमेंट कैसे करेंगे? तो इसीलिए अगर वेयर द टैक्सेबल पर्सन, अगर टैक्सेबल पर्सन, ऐसे केस में जहां पे टैक्सेबल पर्सन अनेबल टू डिटरमाइन द वैल्यू, वैल्यू वो डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, चाहे गुड्स का हो या सर्विस का हो, दोनों का हो, या फिर और द टैक्स रेट, या टैक्स रेट वो डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, तो वो प्रॉपर ऑफिसर को रिक्वेस्ट करेगा राइटिंग में कि सर आप एक ऑर्डर पास कर दीजिए, एक ऑर्डर पास कर दीजिए कि हम प्रोविजनल बेसिस पे इसको टैक्स का पेमेंट कर दें, प्रोविजनल बेसिस पे टैक्स का पेमेंट कर दें, और आप फिर सारे असेस करके आप एक फाइनल असेसमेंट ऑर्डर बाद में पास कर दीजिएगा कि क्या वैल्यू होगा और क्या टैक्स का रेट होगा।
एंड द प्रॉपर ऑफिसर शैल पास एन ऑर्डर विद इन अ पीरियड, 90 दिन के अंदर अंदर प्रॉपर ऑफिसर, जब मैंने रिक्वेस्ट करा है रजिस्टर्ड पर्सन ने, तब से 90 दिन के अंदर अंदर वो एक ऑर्डर पास करेंगे कि आप प्रोविजनल बेसिस पे टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं एट सच रेट और ऑन सच वैल्यू एज में बी स्पेसिफाइड। तो प्रॉपर ऑफिसर प्रोविजनल बेसिस पे 90 दिन के अंदर बता देंगे, विद इन 90 डेज, जब मैंने रिक्वेस्ट करा है उसके 90 दिन के अंदर अंदर बता देंगे कि आपका वैल्यू हो गया 1 लाख रुपए, या फिर टैक्स का रेट हो गया 18%, आप इससे टैक्स 18,000 जमा कर दीजिए। तो मैं फिर इसको जमा कर दूंगा। अब क्या है, चूंकि ये प्रोविजनल है, ये फाइनल नहीं है, ये हो सकता है कि चेंज हो। अब मान लीजिए कि अभी 18,000 का उन्होंने प्रोविजनल टैक्स बताया, हो सकता है जब फाइनल असेसमेंट ऑर्डर हो तो हो सकता है ये 1,80,000 का टैक्स निकले। तो 1,80,000 और 18,000 मैंने अभी जमा कराया है, तो इसके बीच का मार्जिन के लिए गवर्नमेंट तो कोई सिक्योरिटी रखना चाहेगी नहीं, तो गवर्नमेंट का टैक्स का नुकसान हो जाएगा बाद में अगर ये आदमी पे नहीं करे तो द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन प्रोविजनल बेसिस तभी अलाउ किया जाएगा जब टैक्सेबल पर्सन एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करेंगे। कि मैं बॉन्ड में क्या होगा, बेसिकली हम एडमिट करेंगे कि जो भी इसका डिफरेंस बनेगा वो हम टैक्स का, वो डिफरेंस का हम पेमेंट कर देंगे। एंड विथ श्योरिटी और सिक्योरिटी, या तो श्योरिटी हो या कोई सिक्योरिटी के साथ वो दें। सिक्योरिटी जो है 25% से ज्यादा नहीं होगा बॉन्ड का, ये सब आपके लिए एकदम इररिलेवेंट है। आपको यही जानना है कि वो जो है एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करें और एक श्योरिटी और सिक्योरिटी हो। क्या चीज के लिए बॉन्ड इशू करेंगे, बॉन्ड बॉन्ड इस चीज के लिए इशू करेंगे कि वो अपने आप को बाइंड करेंगे, टैक्सेबल पर्सन अपने आप को बाइंड करेगा कि हम ये डिफरेंस का अमाउंट जो फाइनल एसेस किया जाएगा और जो अभी प्रोविजनल एसेस किया गया है, मान लीजिए फाइनल 1,80,000 एसेस किया जाएगा और अभी 18,000 ही किया जा रहा है, तो यही बॉन्ड में दिया गया है कि ये इसका जो डिफरेंस आएगा 1,80,000 माइनस 18,000, 1,80,000 माइनस 18,000 जो आएगा, मतलब 1,62,000 जो आएगा, ये तो अभी अमाउंट नहीं पता है, पर ये 1,62,000 के ही लिए हम बाइंड अपने आप को बाउंड कर रहे हैं। मतलब जो डिफरेंस आएगा फाइनल असेसमेंट माइनस प्रोविजनल असेसमेंट, वो हम लोग पे कर देंगे। फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आएगा सर, प्रॉपर ऑफिसर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करेंगे 6 महीना, 6 महीना के अंदर अंदर। 6 महीना कब से सर, 6 महीना हो जाएगा आपका 6 मंथ। प्रोविजनल ऑर्डर से 6 महीना लेंगे तो 6 महीना कब से, प्रोविजनल फर्स्ट प्रोविजनल ऑर्डर कब तक आएगा, प्रोविजनल ऑर्डर कब तक आएगा, 90 दिन के अंदर अंदर प्रोविजनल ऑर्डर आएगा। और फाइनल असेसमेंट ऑर्डर कब आएगा, 6 महीना फ्रॉम द प्रोविजनल ऑर्डर, डेट ऑफ प्रोविजनल ऑर्डर, डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ प्रोविजनल ऑर्डर। 6 महीना को बढ़ा के जो है जेसी या एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर इसको 6 महीना और बढ़ा सकते हैं, एंड बाय कमिश्नर और कमिश्नर इसको 4 साल तक बढ़ा सकते हैं, तब तक फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास कर दीजिए। अब सर देखिए, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर तो आ गया, अब दो केस हो सकता है। फाइनल फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आ गया। फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आने के बाद क्या हुआ कि मेरा टैक्स पेबल निकल गया और यहां पे आ गया टैक्स रिफंडेबल। अब टैक्स पेबल आ गया और टैक्स रिफंडेबल आ गया। पहला केस में आ गया या तो टैक्स पेबल, मतलब मैंने 1,80,000 का फाइनल असेसमेंट ऑर्डर में आया, 1,80,000, और मेरा 18,000 ऑलरेडी पेड था, तो हमको और देना कितना है, 1,62,000 रुपया और देना है, तो यही टैक्स पेबल है मेरा। नेक्स्ट केस में टैक्स रिफंडेबल, मेरा 2,000 रुपया टैक्स निकला, तो 18,000 मेरा दिया हुआ था, 2,000 ही टैक्स निकला, तो 16,000 रुपया मेरा रिफंडेबल है। तो पहले केस में जब मेरा टैक्स पेबल आया तो इसका जो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स था, मतलब जिस महीना में सप्लाई किए होंगे, मान लीजिए मार्च में सप्लाई किए होंगे, तो मार्च का 3B का ड्यू डेट क्या होगा, 3B का ड्यू डेट होगा सर 20th अप्रैल। तो 20th अप्रैल से लेकर डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स तक का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा सेक्शन 50 के हिसाब से। तो अब कितना आपके साथ गलत हो रहा है इसमें कि आपको जब अभी पता भी नहीं था, पर जब पता चला तो आपसे कब से इंटरेस्ट मांगा जा रहा है, एकदम जब उसका ड्यू डेट था से लेकर डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स तक का आपसे इंटरेस्ट मांगा जा रहा है। पर उल्टा सर देखिए, जब रिफंड आपको मिलेगा तो कब से इंटरेस्ट मिलेगा, रिफंड के केस में डेट ऑफ रिफंड एप्लीकेशन के 60 डेज बाद से।
मतलब आपने रिफंड एप्लीकेशन फाइल किया है 16,000 के लिए, 60 दिन के अंदर अंदर रिफंड आ गया तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा सर। अगर नहीं आया तो 61वें दिन से आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा। तो देखिए, प्रोविजनल ऑर्डर के केस में प्रोविजनल ऑर्डर लेना कहीं से भी अगर आपका टैक्स मतलब इंटरेस्ट का आपके ऊपर हमेशा लाइबिलिटी बना रहेगा कि अगर ज्यादा आता है तो क्या होगा, इसलिए प्रोविजनल ऑर्डर इतना चर्चा में नहीं है जीएसटी में। मुझे लगता है काफी कम लोग ही प्रोविजनल ऑर्डर और ये सब के लिए अप्लाई करते हैं। तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कब देना पड़ेगा सर? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपका ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स से लेके एक्चुअल डेट। ड्यू डेट से लेंगे सर, ड्यू डेट अगर अप्रैल मार्च का ड्यू डेट है 20 अप्रैल था तो 20 अप्रैल से ड्यू डेट लेंगे। असेसमेंट ऑर्डर से पहले भी पेमेंट कर दिया उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए असेसमेंट ऑर्डर आया सितंबर में, आप पेमेंट कर दिए थे अगस्त में, तब भी 20 अप्रैल से अगस्त तक का इंटरेस्ट लगेगा। रिफंड अगर मिलता है तो एप्लीकेशन के 60 डेज के बाद से आपको रिफंड पे इंटरेस्ट मिलेगा। एक इसका क्वेश्चन है, हम लोग अगर साथ साथ ही देख लें तो अच्छा रहेगा। एक सेकेंड आप रुकिएगा, असेसमेंट का एक क्वेश्चन है, प्रोविजनल असेसमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन है, आप लोग देखिए इसको। कुलभूषण एंड सन्स जो है, कुलभूषण और सन्स जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं सर्टेन टैक्सेबल गुड्स का कंसाइनमेंट का सप्लाई करने के लिए। हाउएवर सिंस इट इज अनेबल टू डिटरमाइन द वैल्यू, वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए जो है प्रोविजनल बेसिस के लिए अप्लाई करते हैं, प्रोविजनल बेसिस के लिए अप्लाई करते हैं। 12 जनवरी को जो है, 12 जनवरी को असिस्टेंट कमिश्नर जो है एक प्रोविजनल ऑर्डर इशू करके प्रोविजनल बेसिस पे टैक्स का पेमेंट अलाउ कर देता है और बॉन्ड और सिक्योरिटी उसमें एग्जीक्यूट करवा दिया जाता है। गुड्स को सप्लाई किया 25 जनवरी को, 12 जनवरी को ऑर्डर आया, 25 जनवरी को गुड्स का सप्लाई किया गया और इसका टैक्स पे कर दिया गया 19 फरवरी को। 25 जनवरी को अगर कोई गुड्स का सप्लाई किया गया है तो इसका ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या होगा? 20 फेब। अगर नॉर्मल ड्यू डेट के हिसाब से चले तो 20 फरवरी तक आपको इसका टैक्स का पेमेंट जमा करा देना चाहिए था। ड्यू डेट यही है। अब आपने 19 फरवरी को प्रोविजनल टैक्स का तो जमा करा दिया, अगर अमाउंट ज्यादा आएगा तो आपको 20 फरवरी से लेके इंटरेस्ट देना होगा। कंसिक्वेंट टू द फाइनल असेसमेंट ऑर्डर, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आया सर 21 मार्च को और 1,80,000 का टैक्स बन गया, 1,80,000 का टैक्स ड्यू हो गया, 1,80,000 रुपए हमें और देना है। कुलभूषण एंड सन्स जो है 9 अप्रैल को ये टैक्स दे देता है, इंटरेस्ट पेबल निकालना है। सेकंड केस है कि अगर ऑर्डर सब कुछ सेम है और फाइनल असेसमेंट ऑर्डर 21 मार्च को आया और जो है आपका एक टैक्स 4,20,000 का रिफंडेबल बन गया। इस बार पहला केस में यहाँ टैक्स ड्यू है, इस केस में टैक्स रिफंडेबल है। तो आपको 9 अप्रैल को आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया और आपको 5 जून को रिफंड मिल गया, तो इंटरेस्ट क्या होगा? दोनों केस को हम लोग देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्लाई किए, चूंकि हम लोग जो है इसको डिटरमाइन नहीं कर पा रहे थे, वैल्यू ऑफ गुड्स को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे थे। डेट ऑफ ऑर्डर सर, प्रोविजनल आपको 12 जनवरी को अलाउ किया गया, इररिलेवेंट है डेट कब आपको अलाउ किया गया। आपने सप्लाई किया 25 जनवरी को, आपका ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स कब बनता है? 20 फरवरी, जो ड्यू डेट ऑफ जीएसटीआर 3 भी होगा। उसके बाद सर आपका डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, आपने प्रोविजनल बेसिस पे कब टैक्स जमा करा दिया? 19 फरवरी को, कोई खास मतलब नहीं है इसका। फर्स्ट केस देखते हैं जहां पे टैक्स पेबल बना, टैक्स पेबल बना 1,80,000 का, 1,80,000 पे कब से इंटरेस्ट देना होगा? ड्यू डेट से लेके डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। ड्यू डेट कब था आपका टैक्स का? ड्यू डेट था 20 फरवरी, 20 फरवरी को ड्यू डेट था, तो सर 20 फरवरी तक का तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा सर, 21 तारीख से इंटरेस्ट लगता है। एक्चुअल पेमेंट ऑफ टैक्स आपने कब किया? 9 अप्रैल से, तो 21 फरवरी से लेकर के 9 तारीख तक का दोनों बोथ डेज इंक्लूसिव आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 8 दिन हो गया फरवरी का, 28 ही आप एज्यूम करेंगे, चूंकि ईयर नहीं दिया हुआ है कौन से ईयर का। मार्च का हो गया 31 दिन, अप्रैल का हो गया 9 दिन, तो आपको 48 डेज का इंटरेस्ट 18% के हिसाब से आपको देना पड़ेगा, जो आता है 4260.82, राउंड ऑफ करने के बाद 4261 आता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर टैक्स पेबल बनता है तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स से लेकर के आपको डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सेकंड केस, जब आपका रिफंड होता है तो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर 21 मार्च को आया, इररिलेवेंट है। रिफंड आपने अप्लाई किया 9 अप्रैल को, तो रिफंड के 60 दिन के अंदर अंदर अगर रिफंड आ जाता है आपको, एप्लीकेशन के 60 दिन के अंदर अंदर अगर रिफंड आ जाता है तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा सर। अगर 60 दिन के बाद आता है तो 61वां दिन से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम लोग को डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिफंड
फॉर रिफंड से लेके डेट ऑफ रिफंड तक का देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कितना दिन होता है, उसके बाद ही तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो 9 अप्रैल के बाद जब आप 60 डेज 9 अप्रैल के बाद और 5 जून तक अगर आप देखते हैं तो 60 दिन के अंदर अंदर है, इसीलिए आपको कोई इंटरेस्ट इस पे नहीं मिलेगा। तो सरकार जब आपसे टैक्स पा रही थी तो इंटरेस्ट 18% के हिसाब से ले लिया, रिफंड में इंटरेस्ट का रेट आपको कम देना पड़ता तो भी आपको 60 दिन के बाद मिलेगा, मतलब इतना ज्यादा जाती है। तो प्रोविजनल ऑर्डर, प्रोविजनल असेसमेंट और सेल्फ असेसमेंट हम लोग का खत्म हो गया। आप काफी इजी दो बाकी 4 असेसमेंट बहुत आसान है, जल्दी जल्दी हम लोग खत्म करते हैं। असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न, आपने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, रिटर्न भरते ही नहीं है, रिटर्न आप भर ही नहीं रहे हैं, तो आपने नॉन फाइलर्स है, रिटर्न नहीं भरेंगे तो सरकार को टैक्स कैसे मिलेगा? और आप खुद से नहीं भर के सेल्फ असेस करके टैक्स नहीं देंगे तो सरकार खुद से असेस करेगी, सरकार के ऑफिसर्स खुद से असेस करके टैक्स लेंगे। तो अब क्या है, आपको आप रिटर्न नहीं भर रहे हैं, आपको रिटर्न डिफॉल्टर का नोटिस आ रहा है, आपको रिटर्न भरने के लिए बार बार नोटिस इशू किए जा रहे हैं, आप कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो जब आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो सरकार क्या करेगा, सरकार खुद से सर आपका टैक्स लाइबिलिटी असेस करेगी, सरकार नहीं करेगी, प्रॉपर ऑफिसर, सरकार थ्रू देयर ऑफिसर्स। तो ऑफिसर्स आपका टैक्स लाइबिलिटी असेस करेंगे टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट, उनका दिमाग जितना अच्छा चल सकता है उतना अच्छा दिमाग चला के वो उसको आपका टैक्स लाइबिलिटी को असेस करेंगे, टैक्स लाइबिलिटी को असेस करेंगे बेस्ट। मान लीजिए आपका वो 3B में मान लीजिए आपने आपका वो ई वे बिल के हिसाब से सेल ले लिए, ई वे बिल पोर्टल से आपने जितना ई वे बिल जनरेट किया था उस हिसाब से उन्होंने सेल ले लिया, 2A 2B के हिसाब से उन्होंने परचेज ले लिया, माइनस जो आपका बैलेंस बचा वो आपका आईटीसी लेजर में, अगर कैश क्रेडिट लेजर में कुछ नहीं पड़ा हुआ है पैसा तो सेल माइनस परचेज ही आपका टैक्स का लाइबिलिटी था। सेल पे जितना आउटपुट टैक्स होगा और परचेज पे जितना आपका इनपुट टैक्स होगा वो माइनस करके उन्होंने आपका टैक्स लाइबिलिटी डिटरमाइन कर दिया। ये भी तो बेस्ट जजमेंट है, उनका दिमाग इतना काम किया कि ई वे बिल पोर्टल से उन्होंने सेल का आउटपुट टैक्स ले लिया, परचेजेस उन्होंने 2B जीएसटीआर 2B से आईटीसी ले लिया और जो डिफरेंस होगा वो आपको कैलकुलेट करके दे दिया कि सर ये आपका टैक्स लाइबिलिटी है, जमा करिए। तो ये बेस्ट जजमेंट था, वो अपने हिसाब से जितना अच्छा सोच सकते हैं उतना अच्छा, बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट, अपने दिमाग से अपने जजमेंट को जितना बेस्ट अप्लाई कर सकते हैं वो अप्लाई करते हुए आपका असेसमेंट कर दिए बिना आपसे पूछे। आपसे कितना बार पूछेंगे सर, आपको तो रिटर्न डिफॉल्टर का नोटिस भेजा ही जा रहा था, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, आपसे तो कम्युनिकेशन किया ही गया कि आप अपना रिटर्न भर दीजिए, पर आपने नहीं भरा, तो अब आपसे फिर क्या पूछना है? मैंने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दिया, ये रहा आपका लाइबिलिटी, 5 लाख रुपए आपका इस महीना का टैक्स पेबल है, और ये करके एक असेसमेंट ऑर्डर इशू कर देंगे, 5 साल के अंदर अंदर में कर देंगे। 5 साल का पीरियड कब से कैलकुलेट किया जाएगा? जीएसटीआर 9 का जो ड्यू डेट है, एनुअल रिटर्न का जो ड्यू डेट है उससे 5 साल तक, जिस फाइनेंशियल ईयर का, मान लीजिए 18-19 का, तो 18-19 का जो एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट था उससे 5 साल तक 18-19 का कोई भी पीरियड का असेसमेंट ऑर्डर इशू किया जा सकता है बेस्ट जजमेंट में, तभी किया जा सकता है जब उस पीरियड का रिटर्न नहीं भरा गया हो। अब आपको मौका मिलेगा ना सर, आपको असेसमेंट ऑर्डर मिल गया, आप 60 दिन के अंदर अंदर में रिटर्न अपना फाइल कर दीजिए, 60 दिन के अंदर अंदर में रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आपका असेसमेंट ऑर्डर डीम टू हैव बीन विथड्रॉन, कोई फिजिकल विथड्रॉन का जरूरी नहीं है, मान लिया जाएगा कि आप फिजिकल नहीं, मतलब किसी भी इंटरवेंशन का जरूरी नहीं है, डीम कर लिया जाएगा। डीम मतलब होता है सर मान लिया जाएगा कि वो ऑर्डर जो है विथड्रॉ हो गया है, लेकिन चूंकि आपने लेट फाइलिंग किया है तो अगर कोई इंटरेस्ट या लेट फीस बनेगा तो वो बनेगा, हाँ तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर 60 दिन के अंदर अंदर में अपना रिटर्न फाइल कर देते हैं तो इस असेसमेंट ऑर्डर का कोई वैल्यू नहीं है, इसको डीम टू विथड्रॉ मान लिया जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ये जो नॉन फाइलर्स का जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हुआ है, नॉन फाइलर्स का जो असेसमेंट हुआ है, आप इसको असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ही बोलेंगे, बेस्ट जजमेंट आप वर्ड यूज नीचे करेंगे, पर टॉपिक जो हेडिंग है वो क्या है? असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स, जो रिटर्न्स नहीं भर रहे हैं उनका असेसमेंट किया जा रहा है टू द बेस्ट ऑफ द जजमेंट, प्रॉपर ऑफिसर इसको असेस कर रहे हैं। 60 दिन के अंदर अंदर में अगर अपना वैलिड रिटर्न भर देते हैं तो सर ये ऑर्डर विथड्रॉ हो जाएगा, इस ऑर्डर का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, और उसके बाद अगर आपका इंटरेस्ट और लेट फीस का कोई लाइबिलिटी बनता है तो आपको देना पड़ेगा। 60 दिन के बाद करते हैं और पर अगले 60 दिन के अंदर करते हैं, मतलब 60 दिन के बाद और अगले 60 दिन, मतलब 120 दिन, 60 दिन के बाद 120 दिन तक, तो क्या होगा? तो 100 रुपया पर डे का आपको लेट फीस एक्स्ट्रा लगेगा, बाकी प्रोविजन सेम रहेगा, आपका ये ऑर्डर तब भी विथड्रॉ माना जाएगा। आप अपना वैलिड रिटर्न भर देते हैं 60 दिन के बाद, 60 दिन तक आपने नहीं भरा पर 60 दिन के बाद अगले 60 दिन तक भर देते हैं, मतलब 60 दिन के बाद 120 दिन तक भर देते हैं, तो ये असेसमेंट ऑर्डर विथड्रॉ हो जाएगा, पर आपको एडिशनल लेट फीस 100 रुपया पर डे देना होगा। कब से? 60 दिन के बाद से, 61वां दिन से जितना दिन करेंगे 120 दिन तक आपको 100 रुपया पर डे एडिशनल लेट फीस लगेगा।
विड्रॉ हो जाएगा ऑर्डर, पर आपका लाइबिलिटी टू पे इंटरेस्ट और लेट फीस जो है कंटिन्यू रहेगा। सिंपल है। तो 3 असेसमेंट हम लोग पढ़ लिए। सेल्फ असेसमेंट जो हम लोग खुद से करते हैं, प्रोविजनल असेसमेंट जब वैल्यू या टैक्स रेट डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, तीसरा नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न्स जो अपना रिटर्न्स नहीं भर रहे हैं उनका असेसमेंट। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है सर, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है, पर किन लोग का है? जो अनरजिस्टर्ड है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया। मतलब ये तो और एक्सपर्ट लोग हैं, रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया। वेयर अ टैक्सेबल पर्सन, जो रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया जबकि उसको लेना चाहिए था, जिसको नहीं लेना चाहिए था नहीं लिया, उसको सरकार क्यों परेशान करेगा? तो वैसा आदमी जिसको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए था और रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, लिया था रजिस्ट्रेशन पर कैंसिल हो गया है, लेकिन उसको टैक्स देना था, रजिस्ट्रेशन लेके कैंसिल कर लिया। उस रजिस्ट्रेशन, जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल है पर वो लाइबल टू पे टैक्स था, उसके यहाँ पे कुछ टैक्स लाइबिलिटी बन रहा था, रजिस्ट्रेशन लेना था नहीं लिया, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, उसका लिया हुआ था कैंसिल हो गया, पर उसका लाइबिलिटी बन रहा है टैक्स पे करने का। प्रॉपर ऑफिसर उसका लाइबिलिटी एसेस करेंगे। प्रॉपर ऑफिसर उसका लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी, अगर उसके हाथ में कुछ टैक्स बन रहा है तो प्रॉपर ऑफिसर उसको एसेस करेंगे। तो द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट, उनका जजमेंट जितना अच्छा चल सकता है उस उतना अच्छा जजमेंट को लगा के वो उस टैक्स लाइबिलिटी को एसेस करेंगे और सेम असेसमेंट ऑर्डर पास करेंगे। कितना टाइम? जितना नॉन फाइलर्स में था, 5 साल फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे क्या है सर, कोई ऑर्डर आप इशू नहीं कर सकते हैं विदाउट गिविंग द पर्सन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। बिना सर आप उसको सुने हुए कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकते। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई होगा। आप सामने वाले को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। ऑडी ऑल्टरम पार्टम लेट द अदर साइड बी हर्ड। आप दूसरे साइड को सुने बिना ऑर्डर पास नहीं करेंगे। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपको लिखना ही लिखना है अगर एग्जाम में आता है तो। क्योंकि जो आपका नॉन फाइलर्स के केस में था वहां पे उसके पास बहुत सारा ऑप्शन था। वहां पे उसके पास क्या था, उसको जो आपको आप रिटर्न नहीं भर रहे हैं, रिटर्न डिफॉल्टर का नोटिस ऑलरेडी जा रहा था, तो वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वहां उनको मिल चुका था। पर अनरजिस्टर्ड पर्सन को केस में असेसमेंट ऑर्डर से पहले आप उनको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर देंगे। यहाँ तक ठीक है। तो इसके साथ हम लोग 4 असेसमेंट कंप्लीट कर लिए। अब सेकंड लास्ट असेसमेंट आता है समरी असेसमेंट। समरी असेसमेंट क्या होता है सर, आपको अगर लग रहा है, प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है, कोई एविडेंस है ऐसा उनके पास जिससे उसको लग रहा है कि कोई एक आदमी के पास टैक्स लाइबिलिटी बन रहा है, कोई एक पर्टिकुलर आदमी के पास टैक्स लाइबिलिटी बन रहा है और वो एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर का परमिशन लेंगे, अपने मन से कुछ भी नहीं करेंगे, प्रोसीड करेगा उसको टैक्स लाइबिलिटी एसेस करने का। उसको लग रहा है कोई एक आदमी के पास टैक्स लाइबिलिटी बन रहा है, एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर का परमिशन लेने के बाद वो उसका टैक्स लाइबिलिटी एसेस करेगा। वो टैक्स लाइबिलिटी उनका एसेस कर लिए। उसके बाद ये टैक्स लाइबिलिटी क्यों एसेस किया जा रहा है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू एंड इशू एन असेसमेंट ऑर्डर। ये इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए, सरकार के राजस्व को प्रोटेक्ट करते हुए, सरकार का खजाना को प्रोटेक्ट करते हुए, उसके इंटरेस्ट में ये किया जा रहा है। ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल उनको लग रहा है ये आदमी का अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये आदमी देश छोड़ के भाग जाएगा, तो देश छोड़ के भाग जाएगा, उससे पहले हम लोग टैक्स का अपना पेमेंट अगर देरी हुआ, उसको सफिशिएंट ग्राउंड्स है कि कोई डिले अगर करेंगे तो इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू को हार्म पहुंचेगा। डिले करेंगे सर, देश छोड़ के भाग जाएगा, फिर खोजते रह जाइए, पकड़ते रह जाइए, फिर तो कुछ नहीं होता है, होता है तो बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए अभी कर लेते हैं। तो समरी असेसमेंट में क्या है, प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है कोई एक आदमी के पास टैक्स लाइबिलिटी बन रहा है, एडिशनल कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नर का प्रीवियस परमिशन चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ये समरी असेसमेंट इशू कर रहे हैं आप? ताकि आप उसको उसका टैक्स लाइबिलिटी एसेस करके रेवेन्यू का इंटरेस्ट को बचाएं। और आपको लग रहा है कि अगर इसमें कोई डिले करेंगे तो ये डिले जो है, आपके पास सफिशिएंट ग्राउंड्स है, बस आपके पास ये नहीं होना चाहिए आपको लग रहा है, लगने से कुछ नहीं होगा, आपके पास सफिशिएंट ग्राउंड होना चाहिए। सफिशिएंट ग्राउंड है आपके पास कि कोई भी डिले होगा तो ये रेवेन्यू को एडवर्सली अफेक्ट करेगा, तब आप जो है समरी असेसमेंट इशू करेंगे। फिर से एक बार देखते हैं, किसी भी आदमी के पास जो है टैक्स लाइबिलिटी, आपको प्रॉपर ऑफिसर के पास एविडेंस है, एविडेंस होना चाहिए सर कि आप कोई भी आदमी के पास टैक्स लाइबिलिटी बन रहा है। प्रीवियस परमिशन लेंगे किसका? एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर का, उसका टैक्स लाइबिलिटी एसेस करिए। और क्यों एसेस करिए? क्योंकि रेवेन्यू का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, और एक असेसमेंट ऑर्डर इशू करिए। और आपके पास सफिशिएंट ग्राउंड्स टू बिलीव है, आपको सफिशिएंट ग्राउंड्स है ये मानने के लिए कि अगर डिले करते हैं तो रेवेन्यू का इंटरेस्ट को एडवर्सली इफेक्ट होगा इससे,
तभी जाके आप समरी असेसमेंट इशू करेंगे। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है कि सर समरी असेसमेंट सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन के अगेंस्ट में किया जा सकता है या किसी के भी अगेंस्ट में किया जा सकता है। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह का देखने को मिल सकता है कि समरी असेसमेंट बस रजिस्टर्ड पर्सन के अगेंस्ट में किया जा सकता है, किसी भी के भी अगेंस्ट में किया जा सकता है। तो सर जब रेवेन्यू का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है तो किसी के भी अगेंस्ट में किया जा सकता है। तो वही ये पॉइंट है यहाँ पे, किसी के भी अगेंस्ट में नहीं, मतलब उससे जो जुड़ा हुआ है उसका हम लोग केस एक यहाँ पे देखेंगे। वेयर द टैक्सेबल पर्सन इज नॉट असर्टेनेबल, टैक्सेबल पर्सन असर्टेनेबल नहीं है, गुड्स का केस है सर। टैक्सेबल पर्सन पता नहीं चल रहा है कि जिस लाइबिलिटी तो पता है लाइबिलिटी है, पर टैक्सेबल पर्सन नहीं पता चल रहा है जिसके हाथ में लाइबिलिटी है, और ये सप्लाई ऑफ गुड्स के अगेंस्ट में लाइबिलिटी है। तो जो पर्सन इंचार्ज होगा उस गुड्स का, जिसके कस्टडी में, जिसके कंट्रोल में, जिसका पर्सन, जो पर्सन इंचार्ज है उस गुड्स का, जिसका अभी टेम्पोररी जो फिजिकल कंट्रोल जिसका है उसके ऊपर, उस गुड्स के ऊपर जो पर्सन इंचार्ज होगा, वो उसी को मान लेंगे कि टैक्सेबल पर्सन है और उसी के हाथ में असेसमेंट कर देंगे और उसी को टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स लाइबिलिटी है सर, टैक्सेबल पर्सन अभी नहीं पता चल रहा है, पर गुड्स का केस है, गुड्स के सप्लाई ऑफ गुड्स का केस है। तो जो भी पर्सन इंचार्ज है, जिसके कस्टडी में, कंट्रोल में गुड्स है, उसको ही टैक्सेबल पर्सन मान लेंगे और वही टैक्स देने के लिए लायबल होगा और उसी से जो है टैक्स वसूलेंगे। विड्रॉ कब हो जाएगा? एरोनियस असेसमेंट ऑर्डर, कुछ भी पास कर दिया आदमी, भागने में आदमी, वैसा सफिशिएंट ग्राउंड्स था ही नहीं, जबरदस्ती पास कर दिया। टैक्सेबल पर्सन ने अप्लाई किया विद इन 30 डेज, ऑर्डर मिलने से 30 डेज के अंदर सर एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर के पास, दोनों में से किसी के पास इनका ऑर्डर लिया गया था, उनके पास अप्लाई किया, सर ये फालतू असेसमेंट ऑर्डर है, इसको आप विड्रॉ करिए। या फिर एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर ऑन हिज ओन मोशन, या तो एप्लीकेंट ने अप्लाई किया विद इन 30 डेज के अंदर, या एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर को खुद ही लगा कि ये ऑर्डर जो है बेकार है, एरोनियस है, तो उसको विड्रॉ कर देंगे और नॉर्मल एडजुडिकेशन प्रोसीजर चलेगा। नॉर्मल एडजुडिकेशन प्रोसीजर में सर टाइम लगता है, हर जगह आपको सफिशिएंट टाइम दिया गया है। एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग सेक्शन 73 74 जो पहले हुआ करता था, अभी 74A है, इसमें से टाइम लगता है। तो ऑफिसर सोचते हैं कि समरी असेसमेंट के थ्रू करके हम पैसा उनसे ले लें, तो ऐसा हर केस में आप नहीं कर सकते हैं सर। इसके सारे रिक्विजिट, सारे एसेंशियल्स को आप फुलफिल करेंगे तभी समरी असेसमेंट अप्लाई होगा। इसी के साथ अपना 5 असेसमेंट कंप्लीट हो गया। अब लास्ट असेसमेंट बचता है स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स। अब क्या बचता है? स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स। स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स के बारे में आप लोग ऐसे समझिए, ये रजिस्टर्ड पर्संस के रिलेटेड असेसमेंट है। मैंने अपना रिटर्न फाइल करा, तो रिटर्न फाइल करेंगे तभी तो स्क्रूटनाइज करिएगा सर। तो रिटर्न मैंने फाइल करा, रिटर्न्स, मेरे रिटर्न्स के बेसिस पे आप इसको स्क्रूटनी करेंगे, प्रॉपर ऑफिसर इसको स्क्रूटनी करेंगे। स्क्रूटनी करने का मतलब है इसको देखेंगे कि ठीक ठाक भरा है कि नहीं, कुछ गलती तो नहीं कर दिया है। तो एप्लीकेबिलिटी क्या है? प्रॉपर ऑफिसर में स्क्रूटनाइज रिटर्न एंड रिलेटेड पर्टिकुलर्स, वो मैंने जो भरा है, जो मैंने भरा है उसको वो स्क्रूटनाइज करेंगे। टू वेरीफाई द करेक्टनेस, वो देखेंगे कि मैंने रिटर्न ठीक भरा है कि नहीं, और हम मुझे बताएंगे कि उसमें क्या डिस्क्रिपेंसीज है, उसमें क्या गड़बड़ी उनको नजर आ रहा है, मुझे बताएंगे। एंड सीक इज एक्सप्लेनेशन, और मुझसे पूछेंगे कि क्या तुमने ये कैसे, क्यों गलत भर दिया, या फिर क्या रीजन है इसको ऐसे भरने का। तो प्रॉपर ऑफिसर मुझसे, प्रॉपर ऑफिसर्स मेरे रिटर्न्स को, जो मैंने रिटर्न्स और रिलेटेड पर्टिकुलर्स फर्निश करा है, उसको देखेंगे कि वो सही है कि नहीं, और मुझे फिर इन्फॉर्म करेंगे कि उसमें क्या गड़बड़ी है, और मैं फिर मेरे से मेरा एक्सप्लेनेशन मांगेंगे। अगर एक्सप्लेनेशन एक्सेप्टेबल है, अगर मेरा जो रजिस्टर्ड पर्सन ने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो उनको सही लगा, तो कोई फर्दर एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने जो एक्सप्लेनेशन दिया, या तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर मैंने कोई जवाब नहीं दिया, या फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया उसको, जो उन्होंने डिस्क्रिपेंसीज बताया उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया, पर कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लिया, उसको ठीक नहीं किया मैं अपने रिटर्न्स में, या फिर मैंने कोई जवाब नहीं दिया, या फिर मैंने उसको ठीक नहीं किया, तो प्रॉपर ऑफिसर आगे अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। ऑडिट इनिशिएट कर सकते हैं, सेक्शन 75 में स्पेशल ऑडिट इनिशिएट कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, और डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग सेक्शन 73 74 74A। बहुत सिंपल है स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न। स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न में ASMT 10 में वो हमको डिस्क्रिपेंसीज बताएंगे। फॉर्म का नंबर याद रखना आपके लिए इतना जरूरी नहीं है। विद इन 30 डेज मुझे उसका रिस्पॉन्स देना है। डिस्क्रिपेंसीज बताएंगे और मेरा एक्सप्लेनेशन सीख करेंगे, मेरा एक्सप्लेनेशन मेरे से मांगेंगे। विद इन 30 डेज मुझे रिस्पॉन्ड करना है, मैंने नहीं करा, रिस्पॉन्ड करा
पर करेक्टिव एक्शन नहीं लिया, मतलब एक्सेप्ट करा पर या तो मेरा एक्सप्लेनेशन उनको बढ़िया लगा तो प्रोसीडिंग्स ड्रॉप हो जाएगा और ASMT 12 इशू हो जाएगा। ASMT 11 में मैंने जवाब दिया, ASMT 10 आया, ASMT 11 में मैंने अपना रिस्पॉन्स दिया, अगर उनको रिस्पॉन्स ठीक लगा तो इसमें ड्रॉप हो जाएगा ASMT 12 में। ASMT 12 में प्रोसीडिंग्स ड्रॉप हो गया। अब सेकंड केस है जब मेरा रिस्पॉन्स उनको एक्सेप्टेबल नहीं, या तो मैंने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया तो कहेगा एक्सेप्टेबल, 30 डेज के अंदर में रिस्पॉन्स नहीं किया, या फिर मैंने जो उनका डिस्क्रिपेंसीज था उसको एक्सेप्ट कर लिया था और मुझे जो है मैंने कोई करेक्टिव एक्शंस नहीं लिया ठीक करने के लिए। तो ठीक करने के लिए नहीं लिया मतलब मैं ठीक नहीं करना चाह रहा हूं, तो वो क्या करेंगे, वो देखेंगे अप्रोप्रिएट एक्शंस आगे क्या लिया जा सकता है, ऑडिट इनिशिएट किया जाए, स्पेशल ऑडिट इनिशिएट किया जाए, या फिर आपका इंस्पेक्शन, या फिर इसमें इंस्पेक्शन किया जाए, या फिर एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स में सेक्शन 74A जो है अभी इसमें प्रोसीडिंग्स डिटरमाइन किया जाए, टैक्स वर्क्स क्या बन रहा है नहीं बन रहा है। इसी के साथ असेसमेंट का चैप्टर हम लोग का कंप्लीट होता है। आप लोग इसको अच्छा से देखिए, इससे क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है आपको एग्जाम में और श्योर शॉर्ट मार्क्स है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू।